हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर फर्स्ट आईएएस एकेडमी। मेरा नाम है जय शर्मा और आज हम लेके आए हैं यूपीएससी प्रीलिम पीवाईक्यू एनालिसिस ऑफ ज्योग्राफी 2025, यानी कि ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद में अब आएगा 2026, राइट। तो हमने यहाँ पे ज्योग्राफी का पूरा वीडियो हमने सीरीज कंप्लीट कर दिया, पीवाईक्यू सीरीज प्रीलिम्स का। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, जिसके अंदर पूछा गया है कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज। ये सारी कंट्रीज के नाम दिए गए हैं और पूछा है कि जो एंडीज माउंटेन है इट पास थ्रू हाउ मैनी ऑफ द अबाउ कंट्रीज, की इनमें से कितनी कंट्रीज में से एंडीज माउंटेन पास होता है। तो बोलीविया, राइट, बोलीविया से होता है, वो कोलंबिया से होता है, वो इक्वेडर से होता है एंड वेनेजुला से होता है। ब्राजील और पैराग्वे से वो नहीं होता। तो करेक्ट आ गया ओनली 4, दैट इज ऑप्शन सी, कि ये 5 में से, ये 6 में से सिर्फ 4 ही राइट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग वाटर बॉडीज, की ये कुछ 3 वाटर बॉडीज बताई गई है और यहां पे पूछा गया है थ्रू हाउ मेनी ऑफ देम डज द इक्वेटर पास, कि ये तीनों वाटर बॉडीज में से इक्वेटर किस किस में से पास होता है। तो तीनों का अगर ब्रीफली अगर हम देखते हैं, लाइक सबसे पहले है लेक टेंगानिका, राइट, ये पार्ट है ईस्ट अफ्रीका का, राइट, एंड दिस इज द साउथ ऑफ इक्वेटर, यानी कि ये इक्वेटर से नहीं जा रहा है, ये इक्वेटर के साउथ में है, तो फर्स्ट नहीं है। सेकंड है लेक टोनसेप, नाउ दिस इज पार्ट ऑफ कैम्बोडिया एंड दिस पासेस थ्रू द नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, कि ये इक्वेटर से नॉर्थ में है, राइट, ये भी इक्वेटर पे नहीं है। थर्ड है पेटोज लगून, नाउ दिस इज अ पार्ट ऑफ ब्राजील and this again is the south of equator, यानी कि ये भी इक्वेटर पे नहीं आएगा, राइट। तो यानी कि ये तीनों में से कोई भी इक्वेटर, ये तीनों ही जगह में से इक्वेटर पास नहीं होता है। सो द करेक्ट आंसर इज डी, नन ऑफ द अबाउ। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एविडेंसेस ऑफ द फिनोमिना ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट है। नाउ ये तीनों ही स्टेटमेंट हमारे डायरेक्ट ही एनसीईआरटी से उठाए गए हैं, क्लास 11 एनसीईआरटी, राइट। तो जैसे हम देखते हैं, पहला है द बेल्ट ऑफ एंशिएंट रॉक्स फ्रॉम ब्राजील कोस्ट मैचेस विद दोज ऑफ वेस्टर्न अफ्रीका, ये हमारे एनसीईआरटी में से डायरेक्ट उठाया गया है। सो दिस इज अ राइट स्टेटमेंट, कि जो ब्राजील कोस्ट और वेस्ट अफ्रीका में जो भी हमारे एंशिएंट रॉक्स है वो सिमिलरिटी है उनमें। सेकेंड है कि जो गोल्ड डिपॉजिट्स है घाना में आर डिराइव्ड फ्रॉम द ब्राजील प्लेट्यू व्हेन द टू कॉन्टिनेंट्स ले साइड बाय साइड, दैट इज आल्सो राइट, ये भी हमारे एनसीईआरटी में लिखा गया है। थर्ड है कि जो गोंडवाना लैंड है, गोंडवाना सिस्टम ऑफ सेडिमेंट्स, कि गोंडवाना लैंड पे जो सेडिमेंट्स है फ्रॉम इंडिया इज नोन टू हैव इट्स काउंटर पार्ट इन 6 डिफरेंट लैंड मासेस ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर, दैट इज राइट, यानी कि अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अमेरिका है, ये अंटार्कटिका है। इन सब में क्या है कि जो भी सेडिमेंट्स इंडिया में पाए गए हैं, इन सभी में भी सिमिलर टाइप के सेडिमेंट्स पाए गए। तो ये एक्सप्लेन करता है कि जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी दी गई है बाय एल्फ्रेड वेगनर, उन्होंने कहा था कि सब कुछ एक कॉन्टिनेंट का पार्ट था। फिर धीरे धीरे वो जो कॉन्टिनेंट था वो गोंडवाना लैंड था, और वो गोंडवाना लैंड धीरे धीरे वो टूटता गया, राइट। तो ये चीज एल्फ्रेड वेगनर ने कही थी, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर है 1, 2 एंड 3, दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, द अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर इज मोर इन सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरियाज देन इन द इक्वेटोरियल एंड पोलर रीजन्स, राइट। यानी कि यहां पे क्या बोला है कि जो डस्ट पार्टिकल्स है, डस्ट पार्टिकल्स बोला गया है कि सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन्स में ज्यादा है एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल एंड पोलर रीजन्स। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इक्वेटोरियल रीजन में क्या देखा है हमने कि वहां पे इक्विनॉक्स रहता है साल में 2 बार, यानी कि वहां पे इंडियन ओशन जो भी ओशनिक एरिया है वहां पे बहुत ज्यादा वेपर बनता है। जितना ज्यादा वेपर बनेगा उतना ज्यादा वहां पे एयर में मॉइस्चर रहेगा, जितना ज्यादा वो मॉइस्चर रहेगा उतना ज्यादा वहां पे क्लाउड होगा, और क्लाउड से जितना उतना ज्यादा रेनफॉल होगा। यानी कि एयर में जो डस्ट पार्टिकल्स है वो स्टे नहीं करेंगे, वो वॉश आउट हो जाएंगे। ये चीज होती है मुंबई में। अगर हम एग्जांपल लेते हैं दिल्ली में पॉल्यूशन क्यों ज्यादा है? क्योंकि वहां पे डस्ट पार्टिकल बहुत ज्यादा है।
अब डस्ट पार्टिकल एटमॉस्फेयर में ठहरता है, वो क्यों ठहरता है? क्योंकि वहां पे मेजरली पॉइंट क्या होता है कि बारिश नहीं होती, तो बारिश नहीं होगी तो वो डस्ट पार्टिकल्स वहां पे स्टे करेगा और वो वॉश नहीं हो पाएगा। एंड जो दिल्ली रीजन है वो सब ट्रॉपिकल रीजन में आता है, यानी कि ट्रॉपिकल रीजन जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर आता है दिल्ली, सो दैट इज द सब ट्रॉपिकल रीजन। और फिर ऊपर जाएंगे तो टेम्परेट रीजन है। तो जितना हम ट्रॉपिकल रीजन से दूर जाते जाएंगे उतना एयर में ड्राइनेस रहेगा और उतना डस्ट पार्टिकल वहां पे स्टे करेगा। और जितना हम ट्रॉपिकल रीजन में आएंगे, इक्वेटर की तरफ आएंगे, उतना वेटनेस रहेगी एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली क्या होगा कि डस्ट पार्टिकल्स और ज्यादा कम होता रहेगा। राइट, तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड है सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरियाज हैव लेस ड्राई विंड्स, कि यहां पे बोला है कि सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट एरिया में ड्राई विंड्स कम है। नाउ दिस इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट कि सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन में ड्राई विंड ज्यादा है एज कंपेयर टू द ट्रॉपिकल रीजन। सो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। सो इसका करेक्ट आंसर आ गया, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, दैट इज ऑप्शन सी। नाउ ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये हमने देखा था 2024 में पूछा गया है और ये वाला है 2025 में। सेम टाइप का सा क्वेश्चन है, बस इसके अंदर इस तरीके से डाल दिए है और यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन 1 एंड 2 के स्टेटमेंट 1 एंड 2 की तरह से डाला है, जिसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन से दो स्टेटमेंट जो है जो हमारे आइसोथर्मल मैप को इन्फ्लुएंस करते हैं इन द मंथ ऑफ जनवरी। ठीक है, तो जनवरी मंथ में हमने क्या देखा था, हमने एक इमेज से भी समझा था कि जो आइसोथर्म्स है दैट इज द प्लेसेस हैविंग इक्वल टेम्परेचर में, जब जनवरी मंथ में जो ITCZ है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर सोल्स्टिस है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर है, सर्दियों का समय है। सर्दी के समय में कैसा होता है कि जितना मैं मुंबई साइड अगर रहता हूं तो वहां पे टेम्परेचर ज्यादा रहता है, डेट मीन्स अराउंड 20 to 25 डिग्री सेल्सियस रहता है। और अगर मैं दिल्ली की तरफ जाऊंगा, यानी कि जितना मैं ओशन से दूर जाऊंगा, मैं लैंडमास के अंदर जाऊंगा, उतना टेम्परेचर गिरता जाएगा, दिल्ली में चला जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। सो हमने क्या समझा था कि जितना ओशन में रहूंगा उतना टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, जितना मैं ओशन से लैंडमास में जाऊंगा उतना टेम्परेचर नीचे आता जाएगा। तो ये होता है आइसोथर्म्स में। तो सेम चीज यहां पे बताई गई थी दैट आइसोथर्म्स डेविएट टू द नॉर्थ ओवर द ओशन, टू द साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट, दैट इज राइट। नॉर्थ में क्यों जा रहा है? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है। साउथ में क्यों जा रहा है लैंड में? क्योंकि टेम्परेचर कम हो रहा है। राइट, फिर यहाँ पे ये दो वार्म ओशन करंट के बारे में बताया गया था, सो दिस वाज इनकरेक्ट एंड दिस वाज करेक्ट। अब अगर इसमें आते हैं तो इसमें भी सेम चीज बोली गई है कि इन जनवरी इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द आइसोथर्म्स बेंड इक्वेटर वर्ड, मतलब इसके अंदर नॉर्थ वर्ड साउथ वर्ड नहीं बोला, इसके अंदर इक्वेटर वर्ड और पोल वर्ड बोला गया है। तो इसमें बोला गया है कि आइसोथर्म्स बेंड इक्वेटर वर्ड व्हाइल क्रॉसिंग द लैंडमास। इक्वेटर वर्ड यानी कि नीचे आ रहा है, तो लैंडमास में क्या हो रहा है कि टेम्परेचर नीचे जा रहा है, तो वो इक्वेटर वर्ड जा रहा है। फिर जैसे ही मैं ओशन पे आऊंगा तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो वो पोल वर्ड की तरफ जाएगा। तो ये बोला गया है एंड पोल वर्ड व्हाइल क्रॉसिंग द ओशन, सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट बोला गया है इन जनवरी द एयर ओवर द ओशंस is warmer than over the landmass in the northern hemisphere. Now that is also right, क्योंकि हमने एग्जांपल लिया है मुंबई और दिल्ली का। मुंबई में टेम्परेचर ज्यादा है, वहां पे गर्मी ज्यादा है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी, और दिल्ली में सर्दी बहुत ज्यादा है। ये क्यों है? क्योंकि ओशन से टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो सेम चीज बोली गई है कि जनवरी मंथ में जो एयर ओवर द ओशन है, ओशन के ऊपर जो हवा है वो गर्म है, ठीक है। देन द एयर ओवर द लैंडमास इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी कि जो लैंडमास पे है उसके कंपैरेटिवली वो गर्म है। नाउ दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट एंड जो स्टेटमेंट 2 है इट इज एक्सप्लेनिंग द स्टेटमेंट 1। तो हम कह सकते हैं बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Okay, now next I consider the following statements. Statement 1, in the context of the effect of water on rocks, chalk is known as a very permeable rock, whereas clay is known quite as impermeable or least permeable rock. यानी कि क्या बोला गया है कि जो चौक हम स्कूल टाइम में वो बोर्ड पे व्हाइट चौक से लिखते थे, वो व्हाइट चौक क्या होता है कि वो परमिएबल है। अब यहाँ पे दो चीजें हैं कि एक हम देख रहे हैं परमिएबल। परमिएबल का मतलब क्या होता है कि यहां पे
जो वाटर है, वाटर इसके अंदर चला जाएगा, दैट इज द परमिएबल, ठीक है, यानी कि वो उससे अंदर चला जाएगा। और दूसरा जो सिनेरियो रहता है कि ये परमिएबल क्यों है, क्योंकि वो रॉक पोरस है। पोरस का मतलब क्या होता है कि इसमें जो वाटर है वो पेनिट्रेट हो जाएगा और वो पेनिट्रेट होके पास हो जाएगा, यानी कि एक छेद से दूसरे छेद से वो बाहर भी निकल जाएगा। सो दैट इज पोरस। अब ये पोरस, ये परमिएबल क्यों हुआ, क्योंकि वो पोरस है, राइट। सो रिमेंबर, क्योंकि ये स्टेटमेंट में, ये क्वेश्चन में यही चीज बताई गई है कि यहां पे परमिएबल और पोरस का डिफरेंस पूछा गया है हमसे। जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया है कि जो चौक है वो परमिएबल रॉक है और जो क्ले है वो इम्परमिएबल है या कम परमिएबल रॉक है। वेयर सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोला गया है, दैट चौक इज पोरस, कि चौक पोरस है एंड हेंस इट कैन एब्जॉर्ब वाटर। कि ये परमिएबल क्यों है, क्योंकि वो पोरस है, और वो पोरस क्यों है, क्योंकि वो पानी एब्जॉर्ब कर सकता है, इसलिए वो पोरस हो गया। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड है, क्ले इज नॉट एट ऑल पोरस। क्या क्ले नॉट एट ऑल पोरस है? सो दैट इज इनकरेक्ट, कि कुछ क्ले पोरस है और कुछ आर लीस्ट परमिएबल रॉक, यानी कि परमिएबल होगा बट थोड़ा कम होगा। यहां बोला कि नॉट एट ऑल बोला गया है, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम देख सकते हैं कि स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट। तो अगर हम आंसर देखते हैं तो मैं कह सकता हूं कि ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट 2 and 3 is correct and that explains statement 1। ये क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहां बोला गया है कि बोथ स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट। मेरे को पता है कि दिस इज नॉट करेक्ट। इसमें बोला कि बोथ स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट, दिस इज नॉट करेक्ट। फिर बोला नीदर स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट, बट मेरे को पता है कि 2 इज करेक्ट एंड 1 इज ऑल्सो करेक्ट। तो यहां पे यही है कि ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट्स 2 and 3 इज करेक्ट एंड दैट एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1, कि ये परमिएबल क्यों है चौक, क्योंकि वो पोरस था, राइट। तो उसके अकॉर्डिंगली इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। Now next is consider the following statements. Without the atmosphere, temperature would be well below freezing point everywhere on the earth's surface, right? That is correct, क्योंकि एटमोस्फियर में गैसेस आती है, ठीक है, और गैसेस में क्या होती है, लाइक गैसेस लाइक ग्रीन हाउस गैसेस लाइक CO2, वो क्या करती है, वो हीट को ट्रैप करती है, वो चारों तरफ से हीट को अट्रैक्ट करेगी और वो वहां पे वार्मनेस लेके आएगी, ठीक है। तो यहां बोला है कि अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो सब जगह पे बिलो फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि अगर गैसेस नहीं होगी तो वो गर्म नहीं होगा। दैट इज करेक्ट। सेकेंड है, हीट एब्जॉर्ब्ड एंड ट्रैप्ड बाय एटमॉस्फेयर मेंटेन्स अवर प्लैनेट्स एवरेज टेम्परेचर। दैट इज राइट, कि जो हीट एब्जॉर्ब करता है बाय एटमॉस्फेरिक गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वो क्या करता है, वो हमारे प्लैनेट का एवरेज टेम्परेचर मेंटेन करता है। दैट इज करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट बोला गया है कि एटमॉस्फेरिक गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड आर पर्टिकुलरली गुड एट एब्जॉर्बिंग एंड ट्रैपिंग रेडिएशन। दैट इज ऑल्सो राइट, कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो कुल मिला के तीनों स्टेटमेंट में एक ही चीज बोली गई है कि एटमॉस्फेयर में गैसेस है और वो गैसेस हमारे प्लैनेट को वार्म रखती है। दैट इज राइट। ओके, सो तीनों स्टेटमेंट राइट है। सो ऑप्शन सी 1, 2 and 3 आर द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज, हाउ मेनी ऑफ द अबाउ कंट्रीज हैव मोर देन 4 टाइम जोन्स। कि 4 टाइम जोन्स, 4 से ज्यादा टाइम जोन किसके पास है। तो उसमें आ जाता है यूनाइटेड किंगडम, डेनमार्क, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, नॉट ब्राजील। तो इसका करेक्ट आंसर आ गया 1, 2, 3, 4, यानी कि ओनली 4 में है ये। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स कंट्री और रिसोर्स रिच इन। अब ये जो 3 ऑप्शंस दिए ना, ये बहुत ज्यादा न्यूज में आते हैं। क्यों न्यूज में आते हैं, क्योंकि बोट्सवाना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड, चिले is the largest producer of lithium. Indonesia is again the largest producer of nickel. So तीनों ही pair are correct. So all the 3 pairs are correct. ये न्यूज में आता है, डायरेक्ट वहीं से उठाया गया है। नेक्स्ट है अगेन रीजन और कंट्री। तो पहला है Mallorca. Now Mallorca is not part of Spain, but not part of Italy, but it is part of Spain.
Second, Normandy is not part of Spain, but it is part of France. Sardinia is not part of France, but it is part of Italy. Right. So तीनों ही pair incorrect है. So the correct answer is option D. Okay, so this is it from today's video जहाँ पे हमने PYQ की geography का PYQ prelim series we have completed from 2013 to 2025. Right. I hope आप सभी को ये चीज काफी ज्यादा insightful लगा होगा. It will help you. Right. If you have any other queries, then you can please feel free to contact us. We'll be covering more such kind of videos. Till then, stay safe and study well. Thank you.